नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 की चौसर में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चुनाव से पहले मायावती ने झांसी में बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने अपने लोकसभा प्रत्याशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल झांसी ललितपुर सीट से प्रत्याशी को पार्टी से निकाला गया। राकेश कुशवाहा को बीएसपी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। 9 दिन पहले ही राकेश कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया था। झांसी के जिलाध्यक्ष अमरपाल अहिरवार को भी हटा दिया गया है। मंडल प्रभारी कैलाश पाल का पद घटाया गया है। ये तमाम एक्शन मायावती की तरफ से लिए गए हैं। अपने प्रत्याशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के कई कारण हैं। बीएसपी ने दरअसल जो कारण बताए हैं उसके मुताबिक पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। इसके अलावा पार्टी में अनुशासनहीनता का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी से नजदीकियों का भी आरोप लगा। ये 3 प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से पार्टी ने उनको बीएसपी से बाहर निकाल दिया, उनका टिकट भी काट दिया। झांसी ललितपुर के प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहले चरण के रण से ठीक पहले मायावती ने झांसी ललितपुर सीट से घोषित प्रत्याशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि यहां 5वें चरण में चुनाव होंगे, लेकिन करीब 9 दिन पहले ही मायावती ने बीएसपी से राकेश कुशवाहा को झांसी से मैदान में उतारा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती को अपने प्रत्याशी को बदलना ही नहीं बल्कि उन्हें पार्टी से ही हटाना पड़ गया? जो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मुझे ऐसा लगता है वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे और बसपा में आने के बाद भी उन्होंने शायद संपर्क वहां से नहीं छोड़ा। ऐसी सूचनाएं माननीय बहन जी तक पहुंची होंगी। इसी का संज्ञान लेते हुए माननीय बहन जी ने ये निर्णय लिया। शिकायतें जब माननीय बहन जी के पास पहुंची तो माननीय बहन जी ने संज्ञान लेते हुए उनको जो है टिकट उनका कैंसिल किया। और चूंकि पूर्व में उनके जो संबंध रहे हैं और वर्तमान में भी लोगों के साथ शायद पुराने ताल्लुकात वो नहीं छोड़ पाए होंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए उनको पार्टी से निकालने का माननीय बहन जी का आदेश रहा। झांसी सीट पर बीएसपी के बड़े एक्शन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बीएसपी के जिलाध्यक्ष की माने तो समाजवादी पार्टी से नजदीकियां राकेश कुशवाहा छोड़ नहीं पा रहे थे। पार्टी विरोधी गतिविधि और अनुशासनहीनता के लिए राकेश कुशवाहा को चेतावनी भी दी गई थी। पार्टी ने जांच करवाई तो आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। पार्टी अनुशासनहीनता तो आप मान लीजिए कि जैसे पार्टी संगठन आपसे कह रहा है कि आपको क्षेत्र में जाना है, आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे लोगों से मिलना है, और अगर आप नहीं मिल रहे हो, आप घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो सही समय पे, तो ये कहीं ना कहीं अगर पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं अगर आप उनकी बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये भी एक पार्टी की अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। राकेश कुशवाहा पर समाजवादी पार्टी से नजदीकियां होने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले भी मैनपुरी से गुलशन शाक्य ने बीएसपी छोड़ एसपी का दामन थामा था। दरअसल मैनपुरी में मायावती ने पहले डिंपल के खिलाफ गुलशन शाक्य को उतारा था, लेकिन बाद में गुलशन का टिकट काटकर उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दे दिया। उस समय भी अखिलेश ने कहा था कि टिकट जिसका कटा वो समाजवादी पार्टी के साथ है। मैनपुरी में बसपा ने यादव प्रत्याशी उतार दिया कुशवाहा की जगह, यानी कि यादव वोटों को काट। और मुझे पता है, आपको ये भी पता होगा कि जिस प्रत्याशी की उन्होंने टिकट काटी वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उसी समय आ गया, और जो बीएसपी की टिकट मिली है जिसको, वो बीजेपी ने दिलवाई है। मायावती ने झांसी के जिलाध्यक्ष अमरपाल अहिरवार को भी हटा दिया है। उनकी जगह बीके गौतम को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बीएसपी में हुई इस बड़ी कार्रवाई को लेकर पर्दे के पीछे का क्या सीन है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि पार्टी इतनी जल्दी और इस परिस्थिति में अब किसको झांसी से चुनावी मैदान में उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौसर में बात करते हैं अगली खबर की। ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर बहस हुई। याचिकाकर्ता के साथ चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन इस सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी आसान करके समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा क्या वीवीपैट और ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या ईवीएम को स्ट्रांग रूम भेजते वक्त उम्मीदवार को चेक करने का अधिकार होता है। चुनाव आयोग ने कहा इसके लिए मॉक पोल होता है, इस दौरान चेक किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1 मिनट में ईवीएम से कितने वोट डाले जा सकते हैं।
जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि 15 सेकंड में एक वोट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस तरीके से 1 मिनट में 4 वोट डाले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम से मिलान में अब तक कोई मिसमैच का मामला सामने आया है क्या? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि बीप की आवाज कब आती है, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि वोट रजिस्टर होने के तुरंत बाद। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को साफ किया कि वीवीपैट एकदम सुरक्षित हैं, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। दरअसल जिस वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और यह होता क्या है, कैसे काम करता है, वो भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वीवीपैट है क्या। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये मशीन ईवीएम से कनेक्ट रहती है। वोटिंग के बाद वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, किसे वोट दिया पर्ची में इस बात का जिक्र होता है, मतलब ये लिखा होता है। वीवीपैट स्क्रीन पर 7 सेकंड तक वो पर्ची दिखाई देती है वोट देने वाले को, और 7 सेकंड के बाद पर्ची ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल कब कब हुआ, ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले नागालैंड विधानसभा चुनाव में 2013 में इसका इस्तेमाल हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बाद गोवा के विधानसभा चुनाव में 2017 में इसका इस्तेमाल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। बात अगली खबर की करते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल चुनाव होना है। दुर्गम इलाकों में चुनाव करवाने की आयोग ने इस बार बेहतर व्यवस्था की है। खासकर आपातकाल के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जिससे पोलिंग पार्टियों को सुदूर इलाकों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न झेलनी पड़े। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वहां पर हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद रहे। पहले चरण के रण में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 11,729 पोलिंग पार्टियां पूरे प्रदेश में चुनाव करवाएंगी। पहाड़ पर वोटिंग करवाने में चुनाव आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे दुर्गम इलाकों में भी पोलिंग पार्टी आसानी से पहुंच सके या फिर किसी आपातकाल में तुरंत सहायता मिल सके। इसके लिए 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल मंडल में और दूसरा कुमाऊं मंडल में रखा गया है। देखिए, हमारे जो 11,729 मध्य स्थल हैं, ये सभी मध्य स्थल मोटर मार्ग से कनेक्टेड हैं। कुछ बूथों पर हमें पैदल चलने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से उत्तरकाशी जनपद में लिवाड़ी है, पिताड़ी है, ओसला है, पिथौरागढ़ जनपद में कनार है। तो ऐसे जनपद, ऐसे जो मध्य स्थल है वो रोड हेड से 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेलीकॉप्टर की आवश्यकता कहीं भी हमको नहीं होती, इसलिए हमने उसका उपयोग नहीं किया हुआ है। लेकिन आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के समय प्रयोग करने के लिए हमने 2 हेलीकॉप्टर का व्यवस्था यहाँ पे रखा हुआ है, एक गढ़वाल क्षेत्र में और एक कुमाऊं क्षेत्र में, जिसका प्रयोग आपातकालीन व्यवस्था के लिए किया जाएगा। देहरादून जिले में सबसे दूरस्थ बूथ उदामा है, जो सड़क मार्ग से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इन दूरस्थ इलाकों के बूथ पर जाने के लिए जहां कर्मचारियों में जोश दिख रहा है, वहीं कई कर्मचारियों का कहना है कि दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि पैदल रास्तों पर अपने सामान के साथ निर्वाचन आयोग के सामान भी ढोने पड़ते हैं। हमारी ड्यूटी एक्चुअली सीढ़ी बरकोटी में लगी है, चक्राता में आता है ये, और अभी कुछ पता नहीं है कि कितना पैदल चलना है, क्या है। अभी जो हमारे पीटरसन और P1 ऑफिसर है वो जरा जा रखे हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो वो भी पता करेंगे कि कहाँ, मतलब कैसे जाना है हमें, क्या हमें फर्स्ट टाइम मेरी लगी है तो मेरे को उतना नॉलेज तो है नहीं। दिक्कतें नहीं, मैं तो ये कहूँगा इस बार इतना बढ़िया प्रशिक्षण भी बढ़िया रहा, और दूसरी बात ये जो सामग्री दी गई है वो बिल्कुल मिलान करके, और मतलब हर चीज का एड्रेस जो ये समझो नाम लिखना होगा, हमें हाथ से कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सब उसमें प्रिंटेड है सब चीज। मतलब पहले ये होता था कौन सा एड्रेस, कौन सा लिफाफा कहाँ मिलाएं, कहाँ कौन सी सूचना डालें, वो सब लिखा हुआ उसके ऊपर। आज इस बार चुनाव में अच्छी व्यवस्था की गई है, हर जगह पूरा फुल मैनेज किया गया है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे हम पिछली बार सुनते हैं लोगों को कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बार सब अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। हर एक को प्रॉपर ट्रीट किया जा रहा है, अच्छे खाने की व्यवस्था है, हर चीज प्रॉपर मैनेज किया गया है। फिलहाल इस बार चुनाव आयोग ने पहाड़ की चुनौतियों को देखकर पूरी तैयारी की है। आपातकाल में एयरलिफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए हैं, तो वहीं पोलिंग पार्टियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार दुर्गम और सुदूर इलाकों में भी बेहद आसानी से वोटिंग हो सकेगी। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट,
न्यूज 18। यूपी की सियासी जमीन से निकले और आसमान तक पहुंचने वाले कई चेहरे इस लोकसभा चुनाव में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें देखने और सुनने के बाद मतदाता अपना इरादा बदल दिया करते थे। इस बार का लोकसभा चुनाव इन नेताओं के बिना लड़ा जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनाव में नजर नहीं आए। मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, लालजी टंडन, अजित सिंह, पिछड़ों के आंदोलन से निकले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर, ये वो दिग्गज नेता थे जो सियासी हवा का रुख मोड़ने का मादा रखते थे। यही वजह है कि उनके निधन के बाद इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार इनके नाम, काम और अरमान के जरिए सियासी फसल लहलहाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। चुनावी रंगों की बहार है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन एक पहलू उदासी का भी जुड़ा हुआ है। पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, बीजेपी के पुरोधा कल्याण सिंह, रालोद के प्रणेता चौधरी अजीत सिंह जनता के बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमर सिंह, लालजी टंडन, रामवीर उपाध्याय, सुखदेव राजभर और केशरीनाथ त्रिपाठी जैसी शख्सियत भी अब जीवित नहीं है। ये वो लोग हुआ करते थे जो सियासत की दशा और दिशा तय करते थे। सियासी अखाड़े के बड़े खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश की सियासत में करीब 5 दशक तक अपनी छाप छोड़ी। मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, लेकिन इस बार बिना नेताजी के समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी है। अगड़ों का एक अलग हो गया तो वो बीजेपी ये सब होने लगा। इसके बाद फिर जब ये हुआ तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। तो कल्याण सिंह जी ने जहां धर्म की राजनीति को और लॉ एंड ऑर्डर की राजनीति साथ साथ विकास को भी गति देने की बात करी, और विशेष रूप से उन्होंने, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का गड़बड़ था, अपराध और ये चीज़ें बढ़ रही थी, उस पर उन्होंने जोर दिया। सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी कल्याण सिंह ने मंडल बनाम कमंडल के दौर में 3% लोध जाति को गोलबंद कर नए तरीके का माहौल तैयार किया था। इसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ने का अभियान चलाया। वो राम मंदिर आंदोलन के नायक के रूप में उभरे। बीजेपी के साथ पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर सियासत की ठोस बुनियाद तैयार की। इस बार कल्याण सिंह की कमी भी बीजेपी को चुनाव में खल रही होगी। मुलायम सिंह जी जब सत्ता में आए या जब राजनीति उन्होंने अपना समाजवादी पार्टी का गठन किया, तो वहाँ से फिर विकास की बातें तो आज भी होती हैं और तब भी होती रहीं, लेकिन वो विकास के मुद्दे जो हैं वो, ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद वो गौण हो गए, और सत्ता की ललक या सत्ता में कैसे पहुंचा जाए, किन तरीकों से पहुंचा जाए, किन आधारों से पहुंचा जाए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन न सिर्फ लखनऊ की पहचान थे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनके सियासत का लोहा माना जाता था। आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले सुखदेव राजभर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे और कई सरकारों में मंत्री रहे। पिछड़ों की आवाज उन्होंने जबरदस्त तरीके से बुलंद की, लेकिन इस समय ये सभी नेता इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेंगे, और यही वजह है कि उनके कार्यकर्ताओं और पार्टी को उनकी कमी खल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत के कई सारे राजनीति के पुरोधा इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नजर नहीं आएंगे। लोकतंत्र का पूरा जश्न उनके बिना कहीं ना कहीं से अधूरा सा नजर आएगा, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके मानने वाले उनके विचारों को अपने दिलों में जिंदा रखेंगे और उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में यूपी में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होनी है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पहले चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी में बीजेपी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है।
पहले चरण के लिए चुनाव आयोग की सभी तैयारियां पूरी हैं। कल यूपी के 9 जिलों की 8 सीटों पर चुनाव होना है। 8 सीटों पर 1,44,15,43 मतदाता मतदान करेंगे। 8 सीटों पर 76,54,658 पुरुष मतदाता हैं और 67,46,136 महिला मतदाता मतदान करेंगी। पहले चरण के चुनाव में 749 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। 8 लोकसभा सीटों पर 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 80 में से 7 महिला प्रत्याशी लड़ रही हैं। 7,693 मतदान केंद्रों के 14,845 बूथों पर मतदान होगा। 65,380 मतदान कर्मी पहले चरण के मतदान को संपन्न करवाएंगे। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। कल 19 को बरेली में एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। आज पार्टी का मूवमेंट हो रहा है। करीब ऑलमोस्ट 55 से 60% लोगों ने ईवीएम्स और चीज़ें प्राप्त कर ली हैं और मैं समझता हूं कि 1 से 2 बजे तक सारी पार्टियां क्या पार्टियां जाएंगी वोट के पर, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर? ये तो एएमएफ की सारी फैसिलिटीज़ पहले से हम लोगों ने देख ली हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट सबने विजिट करके देख लिया है। सारी तैयारी ठीक है, परफेक्ट है, पूर्ण है और अभी हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अभी 2 बजे से निकलेंगे, जाके देख के आएंगे बूथों पे। और चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि पहले चरण की तैयारियां क्या हैं। दरअसल चुनाव आयोग की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यूपी के 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और 8 सीटों पर 1,44,15,43 मतदाता मतदान करेंगे। 8 सीटों पर 76,54,658 पुरुष मतदाता हैं। एक बार फिर से सुनिए, 8 सीटें हैं, 76,54,658 पुरुष मतदाता हैं और 67,46,136 महिला मतदाता मतदान करेंगे। पहले चरण के चुनाव में 749 ट्रांसजेंडर भी मतदान करेंगे। 8 लोकसभा सीटों पर 80 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। 8 लोकसभा की सीटें हैं और 80 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। 80 में से 7 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। 7,693 मतदान केंद्रों के 14,845 बूथों पर मतदान होगा। फिर से सुनिए, 7,693 मतदान केंद्रों के 14,845 बूथों पर मतदान होगा। 65,380 मतदान कर्मी पहले चरण में चुनाव करवाएंगे और आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। 19 को बरेली में एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। पहले चरण के मतदान को लेकर यूपी पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। पुख्ता तैयारियां की गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अप्रैल को लोकसभा 2024 के प्रथम चरण का मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु बृहद पुलिस प्रबंध किया गया है। प्रदेश के 9 जनपदों में स्थित 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7,689 मतदान केंद्रों के 14,849 मतदेय स्थलों पर होने वाले मतदान के दृष्टिगत कुल 248 बैरियर स्थापित किए गए हैं। इसमें से जनपद पीलीभीत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभावित क्षेत्र में 11 बैरियर व जनपद सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर तथा पीलीभीत के अंतर्राज्यीय सीमा पर 88 बैरियर स्थापित कर अनवरत चेकिंग कराई जा रही है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय बैरियर पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों का अधिस्थापन कराकर चौकसी व निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।